नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 अगस्त सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में अगले 3 दिन तेज बरसात के संकेत, मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत मामले में पहली बार दुकानदार से हुई बात, जिससे मनीषा ने कीटनाशक खरीदा, बताया उस दिन क्या हुआ। हरियाणा में 25 सितंबर से लागू होगी लाडो लक्ष्मी योजना, केवल इन्हीं महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये महीना, जानेंगे पूरी रिपोर्ट। हरियाणा में 4 लाख से अधिक सरकारी पद खाली, कोर्ट में अटकी HPSC और हरियाणा SSC की भर्तियां। हरियाणा में अर्धवार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट हुई जारी, 4वीं से 12वीं तक के एग्जाम लिए जाएंगे, 24 अक्टूबर से होगी शुरुआत। हरियाणा में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए राहत, इनकम सर्टिफिकेट की बाध्यता की खत्म। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में PG कोर्स में दाखिले का मौका, 30 अगस्त तक करें आवेदन, 2 सितंबर तक होगी फीस जमा। जल्द नए लुक में नजर आएगा नारनौल रेलवे स्टेशन। अमृत भारत योजना के तहत सौंदर्यकरण का काम 80 से 90% तक हुआ पूरा। हरियाणा में श्रमिकों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, हर औद्योगिक क्षेत्र में खुलेगा 100 बेड का ESI अस्पताल। बिश्नोई महासभा प्रधान के खिलाफ रेप केस में चालान पेश, 1912 पन्नों की चार्जशीट में 45 गवाह बनाए, जयपुर चंडीगढ़ से पर्याप्त सबूत जुटाए, अगली पेशी 10 सितंबर को होगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 साल हुए पूरे, इसके तहत 56 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खुले, जिसमें 56% महिलाओं के हैं। PM मोदी 2 दिन के दौरे पर जापान रवाना हुए, 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लेंगे। पंजाब के 7 जिलों में बाढ़ आई, सेना पहुंची, रावी ब्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य में 30 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। कपड़ा कारोबारी 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कपास यानी कॉटन इंपोर्ट कर पाएंगे। 50% अमेरिकी टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए लिया गया ये फैसला। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और मानसून रेखा के पूर्वी राजस्थान पर पहुंचने के कारण प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना है। चंडीगढ़ मौसम केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 अगस्त से राज्य में तेज बरसात का दौर शुरू होगा, जो कि 3 दिन तक जारी रहेगा। आज यानी 29 अगस्त की बात करें तो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में बरसात का लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, जींद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बूंदाबांदी और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल और कुरुक्षेत्र में तेज बरसात की संभावना जताई गई है। वहीं 30 अगस्त की बात करें तो अंबाला, यमुनानगर, मेवात और पलवल में तेज बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और जींद में हल्की बूंदाबांदी, जबकि पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में तेज बरसात की संभावना जताई गई है। बात करें 31 अगस्त की तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, कैथल और जींद में हल्की बूंदाबांदी और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना मौसम विभाग चंडीगढ़ द्वारा व्यक्त की गई है। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत को पुलिस सुसाइड बता रही है। SP से लेकर DGP तक मीडिया के सामने कह चुके हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीषा के शरीर में जहर के अंश मिले हैं। मौत के 15 दिन बाद वो पेस्टिसाइड विक्रेता अब सामने आया है, जिससे कि मनीषा ने 1 लीटर कीटनाशक खरीदा था। दुकानदार देवेंद्र कुमार ने बताया कि उससे पुलिस ने लंबी पूछताछ की है, उसे मनीषा के संस्कार के बाद ही छोड़ा गया। अब कई दिनों बाद उन्होंने फिर से अपनी दुकान खोल ली है। बातचीत में देवेंद्र कुमार ने बताया कि मनीषा अक्सर उसकी दुकान के सामने से पैदल गुजरती थी। उस दिन यानी 11 अगस्त की बात करें तो दोपहर में करीब 2 बजे वो दुकान पर आई, बोली अंकल जी मोनो मिल जाएगी। मनीषा के हाव भाव सामान्य थे, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था जिससे कि शक पैदा हो, इसलिए मैंने 1 लीटर स्प्रे दे दिया। इन दिनों कपास, ग्वार व मूंग पर इसका स्प्रे होता है। मैंने सोचा किसान की बेटी है, परिवार वालों ने मंगवाई होगी। वहीं 14 अगस्त को पुलिस मेरी दुकान पर पहुंची, तब मुझे पता चला कि उस बच्चे के साथ इतनी बड़ी अनहोनी हुई है। मनीषा की मौत का मुझे बहुत अफसोस है। दुकानदार के अनुसार मनीषा हर रोज स्कूल से छुट्टी के बाद इसी दुकान के आगे से गुजरकर नर्सिंग कॉलेज के गेट तक जाती थी, जहां से वो अपने गांव ढाणी लक्ष्मण जाने के लिए कॉलेज की बस में बैठती थी। देवेंद्र कुमार ने बताया कि मनीषा पैदल अकेले ही दुकान पर आई थी, बोली अंकल मोनो मिल जाएगी 1 लीटर। मैंने कहा बेटा मिल जाएगी। इसके बाद वे 600 रुपए की मोनो स्प्रे लेकर गई थी। मनीषा ने यह तो नहीं बताया कि वह किस काम के लिए लेकर जा रही है। देवेंद्र कुमार ने बताया कि मनीषा के हाव भाव से तो कुछ नहीं लगा, कोई घबराहट भी नहीं दिखी, सामान्य लग रही थी। हाव भाव से कुछ लगता तो हम उससे
पूछते हैं कि बेटा क्यों चाहिए और क्या बात है। जो मोनो स्प्रे दी थी उसकी रजिस्टर में एंट्री भी हुई है। मनीषा पैदल ही मोनो स्प्रे की बोतल लेकर चली गई। मनीषा के जाने के बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गया, तो वहीं 14 अगस्त को पुलिस मेरी दुकान पर पहुंची। मैंने पुलिस को दुकान का रिकॉर्ड दिखा दिया, रजिस्टर व बिल पुलिस के पास जमा करवा दिए गए। देवेंद्र कहते हैं कि जब मनीषा की मौत का पता लगा तो मुझे काफी अफसोस हुआ। जब किसी के बच्चे के साथ इस तरह की घटना होती है तो बहुत दुख होता है। मनीषा के शव का पहले भिवानी सिविल अस्पताल, फिर पीजीआई रोहतक और उसके बाद एम्स दिल्ली में पोस्टमार्टम हुए हैं। भिवानी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद फोरेंसिक जांच के लिए विसरा के 10 सैंपल मधुबन लैब भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट में मनीषा के शरीर में इंसेक्टिसाइड के अंश मिलने की बात सामने आई है। कृषि और कीटनाशकों से जुड़े एक्सपर्ट कहते हैं कि मोनो स्प्रे पर लाल निशान होता है, जो अत्यधिक विषैला की श्रेणी में आता है। हालांकि इसकी गंध हल्की होती है। ये कीटनाशक इंसानों के नर्वस सिस्टम को सीधे प्रभावित करते हैं। निगलने से उल्टी, बेहोशी और दिल की धड़कन रुकने से लेकर मृत्यु तक संभव है। कीटनाशक पीने से 30 मिनट से लेकर 4 घंटे के भीतर मौत संभव है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 से लाडो लक्ष्मी योजना को लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस योजना से जुड़ी हुई शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि किन महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि 23 साल या फिर इससे ज्यादा की उम्र की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों तरफ की महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूह को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला या विवाहित महिला का पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत एक परिवार में यदि 3 महिलाएं पात्र होंगी तो तीनों को ही इस योजना के तहत 2100 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जिन महिलाओं को पहले से पेंशन मिल रही है उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर पीड़ित मरीजों यानी कि महिलाओं को सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और स्किन सेल से पीड़ित मरीजों को पहले से पेंशन मिल रही है। इन महिलाओं को इस योजना का भी अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 साल की आयु पूरा करेगी उस दिन वे ऑटोमेटिक विधवा और निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु पूरी करेगी उस दिन वो ऑटोमेटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए पात्र हो जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि आने वाले 1 सप्ताह के भीतर योजना का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। एक एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी जिसके जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। हर संभावित महिला को फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS कर इसकी सूचना दी जाएगी कि आप उस एप्लीकेशन पर आवेदन कर दें। सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा। उन्होंने बताया कि हमारा अनुमान है कि पहले चरण के तहत लगभग 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार की तरफ से कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए हैं। हरियाणा में सभी सरकारी विभागों में कुल मिलाकर लगभग 4,25,000 पद लंबे वक्त से रिक्त पड़े हैं। राज्य के 65 रोजगार कार्यालयों में लगभग 4,04,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की ओर से 11 अगस्त को लोकसभा में सवाल उठाया गया था, जिसके जवाब में हरियाणा सरकार ने ये जानकारी दी है। आंकड़ों के अनुसार बात करें तो शिक्षा विभाग से लेकर पुलिस तक में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। हरियाणा के सरकारी विभागों में जो पद रिक्त पड़े हैं उनमें से शिक्षकों के 16,840 पद से लेकर आंगनवाड़ी वर्कर के 2,856 और हेल्परों तक के 4,809 पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN के तहत लगभग 1,29,000 कर्मी भर्ती किए हैं, क्योंकि HKRN के तहत लगे कर्मियों को नियमित कर्मियों की अपेक्षा काफी कम वेतन दिया जाता है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के हित में एक राहत भरा फैसला लिया है। अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी के इलाज के लिए किसी भी तरह का आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी राज्य सरकार ने इस दस्तावेज की बाध्यता को खत्म कर दिया है। सरकार का यह फैसला इस बीमारी से ग्रस्त मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत प्रदान करेगा, जिनके लिए पहले से ही इस बीमारी का महंगा इलाज आर्थिक बोझ बन रहा था। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में मुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेहद गंभीर और लाइलाज बीमारी है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से अब आर्थिक रूप से कमजोर मरीज भी बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के अपना इलाज करवा सकेंगे, यानी उन्हें बार बार इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहीं पर भी भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
हरियाणा में कक्षा 4 से 12वीं कक्षा तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन अक्टूबर के महीने में करवाया जाएगा। 24 अक्टूबर से इनकी शुरुआत होगी। हरियाणा शिक्षा निदेशालय द्वारा इन परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। चौथी और 5वीं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक यानी 4 दिनों तक चलेंगी। उसके बाद 29 अक्टूबर से सभी विद्यार्थियों की कक्षाएं सामान्य रूप से लगाई जाएंगी। तो वहीं छठी से लेकर 9वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेंगी। इसके बाद उनकी नियमित रूप से कक्षाएं लगेंगी। इसी तरह 10वीं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर के दौरान होंगी और 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेंगी। अगले महीने की बात करें यानी सितंबर की, तो सितंबर महीने में दूसरे शनिवार और रविवार को मिलाकर कुल 7 दिन विद्यालय बंद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन श्रम मंत्री अनिल विज ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर औद्योगिक शहर में श्रमिकों के बेहतर इलाज की सुविधा के लिए 100 बेड वाला ईएसआई अस्पताल खोला जाए। इस दिशा में अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक और हिसार में जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में जानकारी देते हुए अनिल विज ने कहा कि बावल औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन ईएसआई अस्पताल का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि अस्पताल की बिल्डिंग हैंडओवर होते ही 3 महीने के भीतर फर्नीचर, उपकरण और स्टाफ की नियुक्ति कर दी जाएगी और उद्घाटन करके श्रमिकों को समर्पित कर दिया जाएगा। अनिल विज ने स्पष्ट करते हुए कहा कि बावल का ईएसआई अस्पताल हरियाणा सरकार नहीं बल्कि ईएसआई नई दिल्ली के तहत बनाया जा रहा है। हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर चल रही ईएसआई प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इनमें बल्लभगढ़ का 100 बिस्तरों का ईएसआई अस्पताल, पंचकुला की ईएसआई डिस्पेंसरी तथा सोनीपत का अस्पताल और डिस्पेंसरी शामिल है। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए जल्द से जल्द बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में रिक्त सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय में कई पाठ्यक्रमों में सीटें खाली हैं। इनमें मास्टर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी शामिल है। साथ ही एमए हिंदी स्टडीज, समाजशास्त्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार, संस्कृत, हिंदी, हिंदी अनुवाद और अर्थशास्त्र में भी सीटें उपलब्ध हैं। एमएससी न्यूट्रिशन बायोलॉजी, सांख्यिकी, भौतिकी के अलावा एमएड और एमपीएड में भी दाखिले हो सकते हैं। इच्छुक छात्र 30 अगस्त तक संबंधित विभाग में प्रार्थना पत्र या फिर ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर 1 सितंबर को दाखिला ऑफर किया जाएगा। चयनित छात्रों को 2 सितंबर तक ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। CUET 2025 की परीक्षा देने वाले छात्रों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuh.ac.in पर उपलब्ध है। चरखी दादरी जिले के बाडड़ा विधानसभा से विधायक उमेद सिंह पातुआस गुरुवार को गांव रुद्रडोल पहुंचे, जहां उन्होंने बारिश से प्रभावित फसलों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से नुकसान को लेकर बात की और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिलवाने का भरोसा भी दिलाया। बता दें कि चरखी दादरी जिले में इस मानसून सीजन में काफी मात्रा में बारिश हुई है। जिले में बारिश का आंकड़ा 400 mm के पार पहुंच चुका है। जिले में हुई तेज बारिश के कारण खरीफ सीजन की कपास, बाजरा, ग्वार आदि फसलें प्रभावित हुई है और नुकसान पहुंचा है। इस दौरान किसानों ने उनको लिखित मांग पत्र सौंपकर नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग रखी। इस दौरान विधायक उमेद सिंह पातुआस ने कहा कि खरीफ सीजन की फसलें जैसे बाजरा, कपास और ग्वार अत्यधिक वर्षा के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मेहनत और उम्मीदों से सजे खेतों पर आई इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों की मेहनत पर गहरी चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि खेतों का निरीक्षण करके किसानों की व्यथा को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार द्वारा स्पेशल गिरदावरी के आधार पर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलवाने का कार्य प्राथमिकता से करवाया जाएगा। विधायक ने कहा कि हमारा क्षेत्र मुख्य रूप से खरीफ की इन फसलों पर निर्भर है और इस बार की भीषण बारिश से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे कठिन समय में मैं हर किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। भारतीय वायुसेना दिल्ली द्वारा अग्निवीर गैर लड़ाकू 01/2026 ट्रेड में अविवाहित पुरुषों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेजने होंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। ये भर्तियां निःशुल्क की जाएंगी। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। लश्कर, वाटर कैरियर, कुक, मैस वेटर, सफाई वाला, बार्बर, वॉचमैन, धोबी, मोची, टेलर आदि गैर लड़ाकू ट्रेड में भर्ती होगी। आवेदन करने के आखिरी तिथि 1 सितंबर 2025 है। सैलरी की बात करें तो 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो के लिए रवाना हो गए। जापान के प्रधानमंत्री शिगेऊ इशिबा के निमंत्रण पर वे 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां 15वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह पीएम मोदी की जापान की 8वीं यात्रा है। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने बयान जारी कर कहा कि जापान दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक और ग्लोबल साझेदारी को और मजबूत करने पर फोकस होगा। यह साझेदारी पिछले 11 सालों से लगातार विकसित हो रही है। जापान के बाद पीएम मोदी चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी यह यात्रा भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देगी, इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास को मजबूत करेगी। टीवीएस मोटर ने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर लॉन्च कर दिया है। iQube और TVS X के बाद भारत में कंपनी का तीसरा ई स्कूटर है। कंपनी का दावा है कि नया स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 158 किलोमीटर तक चलेगा। इसकी एक्स शोरूम शुरुआती कीमत 99,900 रुपए रखी गई है। यह अब TVS का सबसे किफायती ई स्कूटर है। ऑर्बिटर की बुकिंग ऑनलाइन शुरू कर दी गई है और इसे 6 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसका मुकाबला एथर रिजडा, बजाज चेतक और ओला S1 X के बेस वेरिएंट से रहेगा। TVS ने इस स्कूटर में क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड फंक्शन और रिवर्स पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। TVS ऑर्बिटर पर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। TVS ने ऑर्बिटर को रोजमर्रा के सफर को नया अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बहुत ज्यादा डिजाइनिंग एलिमेंट नहीं है और यह साफ सुथरे डिजाइन के साथ प्रैक्टिकल दिखता है। इस स्कूटर 6 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। कुल मिलाकर इसका डिजाइन यूथ और डेली यूज के लिए ठीक है, लेकिन प्रीमियम लुक की उम्मीद रखने वालों के लिए थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। कंपनी का दावा है कि स्कूटर 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड सिर्फ 6.8 सेकंड में हासिल कर लेता है और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 2 राइड मोड यानी इको और सिटी मिलते हैं। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 706 अंक गिरकर 80,081 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में करीब 211 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,501 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी रही। HCL टेक और TCS सहित कुल मिलाकर 7 शेयरों में 1% से लेकर 2.8% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं टाइटन और L&T में 1.2% तक की तेजी दिखाई दी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 शेयर गिरकर बंद हुए तो वहीं 14 शेयर चढ़कर बंद हुए। NSE के सभी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। IT, बैंकिंग, FMCG और रियल्टी सबसे ज्यादा यानी 1.5% तक गिरे। वहीं सोने चांदी के दाम अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। सोना 622 रुपए चढ़कर 1,01,506 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी की कीमत 1,240 रुपए बढ़कर 1,17,110 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,750 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 94,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।